अब साइंस रीजनिंग के सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो हिकमत अमली आप अडॉप्ट करेंगे दैट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट। अब जो आपकी हिकमत अमली होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली। इसमें अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये जो हिकमत अमली है इसको आप बिल्कुल आप इसके साथ स्टिक करें। हैव फेथ इन माय वर्ड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में ये स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूं एंड इट विल वर्क फॉर यू इंशाल्लाह। इसके अंदर आप देखिए कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यू विल गिव अ क्विक रीड द पैसेज। देखिए मैंने कीवर्ड यूज किया है क्विक रीड। क्विक हैज टू बी कि आपने आपने जल्दी से पैराग्राफ को बहुत ज्यादा गौर से पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, मोटा सा उसको देख लेना। चाह यार इस आपको बस अंदाजा हो जाएगा यार इस चीज के बारे में बात हो रही। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए बैठ गए तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा इस स्टेज के ऊपर। वो कब पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने क्विकली पैराग्राफ को गो थ्रू करना है विद इन 20-30 सेकंड्स जस्ट टू गेट द रफ आइडिया, और मोटा सा अंदाजा हो जाए यार इस चीज के बारे में। आपको मोटा सा अंदाजा हो जाए यार बायोलॉजी के फ्ला वाला जो चैप्टर है उसके अंदर इस टॉपिक में से इन्होंने उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, या ये कोई रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं उससे मेरे से आगे लाइक किसी रिसर्च की समरी प्रेजेंट की है उससे मेरे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सो ऑन। आपको बस मोटा सा अंदाजा हो जाए कि वो जो पैराग्राफ है वो है किस बारे में, ठीक है। फिर अब आप स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अब पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब बहुत ध्यान से वर्ड केयरफुली का भी यूज किया हुआ है। पहले आपने कैसे पढ़ा, पहले आपने क्विकली पढ़ा पैराग्राफ को रफ आइडिया लेने के लिए। अब आपने सवाल पढ़ लिए। जब आपने एक दफा सवालों को गौर से पढ़ लिया, सवाल पढ़ने के बाद जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, राइट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप जब पैराग्राफ को गौर से पढ़ेंगे तो सवाल आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं, राइट। तो आप पैराग्राफ को पढ़ते हुए सवालों के जवाब को खुद सोचना शुरू कर देंगे। आपके साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि आप कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 40 पे आप पहुंचे हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 19 को अनअटेम्प्टेड छोड़ा था, तो एकदम से 19 का आंसर आपके दिमाग में आता है और दोबारा वापस जाके आंसर चूज कर देते हैं। इट वर्क्स लाइक अ मैजिक, राइट। तो हुआ क्या बेसिकली, इसमें होता यह है कि जब एक चीज हमारे दिमाग से गुजर जाती है ना, इंसानी दिमाग एक मुजज़ा है, राइट। मैं इसका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, इसके क्रिएटर का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ कि एक सवाल आपकी नजर से जब गुजर जाता है, आपके दिमाग की एक विंडो खुलती है, आप भले आगे के क्वेश्चंस पे भी मूव कर जाएं, वो बैक साइड पे उस सवाल को झांकती रहती है, इसका क्या करना, राइट। इसीलिए कई दफा बाद में जाके आंसर आ जाता है। तो इसके अंदर भी जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे क्विकली, फिर ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर ध्यान से जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, आपके दिमाग ने खुद ब खुद सवालों के जवाब ढूंढने शुरू कर देने, राइट। तो आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स अब आप पैराग्राफ को दोबारा पढ़ के उसको समझ लेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप हर क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करेंगे और उसके आंसर को एंटिसिपेट करेंगे अगर जरूरत पेश आए। अब दोबारा पैराग्राफ में आपको मोटा सा अंदाजा भी हो चुका होगा यार यहाँ पे करके ये वाली बात लिखी हुई है, आप दोबारा सवाल के साथ पैराग्राफ को रिलेट करके भी आप जा सकते हैं, राइट। और उसके बाद फिर लोकेट द आंसर एंड पिक इट। एक तरह से आप साइंस रीजनिंग को ये भी कह सकते हैं कि ये एडवांस्ड लेवल कंप्रीहेंशन है, ये एडवांस्ड लेवल कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, ठीक है। सो कंप्रीहेंशन में इतनी ज्यादा थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें उसकी निस्बत कई गुना ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है। उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश का कोई पैसेज देते हैं उसमें से आपने आंसर चूज करना था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर उन्होंने आपको लाइक कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीजें भी दे दी होती हैं, लाइक मे बी मैथमेटिकल डेटा दे दिया या फिजिक्स से किसी एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब कर दिया या बायोलॉजी किसी रिसर्च समरी को दे दिया वगैरह वगैरह। तो आपका कोई ना कहीं जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है वो उन चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प जरूर करता है आपके, बट स्टिल जो उन्होंने नॉलेज दिया हुआ होता है पैराग्राफ के अंदर, अगर आप लॉजिकल थिंकर हैं तो क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वो इनफ होता है। ऑलराइट, बहरहाल तो आप क्या करेंगे, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर एंटिसिपेट करेंगे, उसको लोकेट करके पिक कर देंगे। और इसके अंदर भी बैकअप प्लान है लास्ट पे, वो क्या है कि जैसे मैंने मैथ रीजनिंग के अंदर बताया था कि आपने क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, क्योंकि साइंस रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एक भी सवाल अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो वो सीधा सीधा आपका नुकसान है। आप गेस लगा दो, सही हो गया वेल एंड गुड, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं सही होता खुदा ना खास्ता आपका नुकसान नहीं है। तो आपने लाजमी तौर पे मैथ और साइंस रीजनिंग के 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो इवन साइंसेस के जो सेगमेंट्स हैं जिन जैसे 20-20 एमसीक्यूज है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, उनके अंदर भी आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो है उसकी वजह से सवालों को छोड़ देना ये ज्यादा नुकसान देता है और सवालों को गैस लगा के अटेम्प्ट कर देना ये कम नुकसान देता है।
ये इससे उल्टा कुछ ना कुछ फायदा ही हो जाता है, राइट। सो मैं कभी भी इवन नेगेटिव मार्किंग हो भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अमूमन 25% होती है, राइट। तो एक सवाल अगर 1 नंबर का है तो गलत आपने किया तो 0.25 कटेगा, यानी कि 4 सवाल आप कटेंगे, 4 सवाल आप गलत करेंगे तो 1 सवाल के नंबर आपके माइनस होंगे पिछले में से। लेकिन 4 सवालों को देखिए, अगर आप तुक्का लगाते हैं 1-2 तो आपके ठीक हो ही जाते हैं, राइट। सो इसलिए मैं कभी भी एडमायरर नहीं हूं या फेवर नहीं करता इस चीज को कि आप आंसर छोड़ें। सो मैथ और साइंस रीजनिंग में हरगिज आपने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ना, जबकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उनके अंदर आप, अगर आपको कोई गट फीलिंग आ जा रही है तो सवाल मेरा होना ही गलत है, मे बी यू कैन लीव 1-2 क्वेश्चंस अनआंसर्ड, मैं तो कहूंगा वो भी ना करें, राइट। ऑलराइट। सो अब बैकअप प्लान्स के अंदर क्या है कि आप क्वेश्चन को मैथ रीजनिंग की तरह बैक सॉल्व भी कर सकते हैं, आप एजुकेटेड गेस भी लगा सकते हैं चॉइसेस को एलिमिनेट करके, या आप इवन अंदाजे के जरिए एक मोहतात अंदाजा लगा के, मोहतात तखमीना लगा के भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं।